सोशल मीडिया पर की गई दोस्ती अच्छा है या जानलेवा। 25 जून 2022 की सुबह मुंबई शहर के पॉश इलाके में स्थित गढ़वा की रहने वाली 38 वर्षीय रंभा कुमारी घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली थी। उसने घर पर बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है। 2 दिन में घर लौट आएगी। घर से निकलते समय वह अपने सारे गहने पहने हुई थी। जब वह 29 जून तक नहीं लौटी तो पति रामचंद्र हजारे ने उसका फ़ोन मिलाया, लेकिन रंभा का फ़ोन स्विच्ड ऑफ मिला। रंभा के 17 वर्षीय बेटे लखन हजारे ने इस बारे में अपनी मां की सहेलियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह तो शिरडी गई ही नहीं थी, न ही उन्हें रंभा के शिरडी जाने की कोई जानकारी है। रंभा की सहेलियों से यह जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। चूँकि उस दिन रंभा अग्रवाल गहने पहनकर गई थी, इसलिए उनकी चिंता और बढ़ गई। 29 जून की शाम को ही लखन हजारे अपने 4-5 सगे संबंधियों के साथ थाना गढ़वा पहुंच गया। उसने वहां मौजूद थाना प्रभारी दयाल सिंह को अपनी मां के लापता होने की विस्तार से जानकारी दे दी। रंभा कुमारी शहर के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी रामचंद्र हजारे की पत्नी थी। लखन हजारे की बात सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्य में पड़ गए कि रंभा कुमारी आखिर अपनी मर्जी से कहां चली गई। बहरहाल उन्होंने रंभा कुमारी की डिटेल्स लेने के बाद लखन को भरोसा दिया कि पुलिस उन्हें अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करेगी। चूँकि मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद उन्होंने रंभा कुमारी की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फोटो सहित उसका हुलिया मुंबई शहर के सभी पुलिस थानों को भिजवा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। थाना प्रभारी ने मामले की जांच के लिए एसआई सुनील शेट्टी, हेड कांस्टेबल विक्रम घोड़पकड़, संदीप चौहान एवं श्रीनाथ ठाकुर को शामिल कर एक टीम बनाई। पुलिस टीम अपने स्तर से रंभा कुमारी को तलाशने लगी। जांच में पता चला कि रंभा कुमारी शादी के पहले से ही खुले विचारों वाली थी। वह किसी प्रकार के बंधनों को नहीं मानती थी। शादी के बाद उसे परिवार भी वैसा ही मिला था। घर में उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अभाव केवल एक यह था कि पति का ज़्यादा संग नहीं मिल पाता था, क्योंकि पति रामचंद्र हजारे अपने रियल एस्टेट कारोबार में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। एक बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। सोशल मीडिया पर रहने का शौक रंभा के पास भले ही रुपये पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वह पति का साथ चाहती थी, जो उसे नहीं मिल पाता था। वह कसे हुए बदन की सुंदर महिला थी। एक युवक की मां होने के बाद भी उसका शारीरिक आकर्षण बरकरार था। यही वजह थी कि रंभा ने अपना मन बहलाने के लिए जब सोशल मीडिया का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों में उसके हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त बन गए थे। रंभा ने घूमने के लिए एक स्कूटी ले रखी थी, जिससे वह अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने जाया करती थी। वह तरह तरह के पोज में खींचे गए अपने फोटो फेसबुक पर डाल दिया करती थी, जिससे उसे काफ़ी प्रशंसा मिलती थी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद रंभा के चेहरे पर अक्सर चमक दिखाई देती थी। वह अपनी इस जिंदगी से काफ़ी खुश रहने लगी थी। यह जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारी को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि
रंभा की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य है जिसका पर्दा उठाना जरूरी है। पुलिस ने रंभा कुमारी का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो अंतिम लोकेशन मुंबई के ही राजनगर रेंज हिल इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंच गई और इधर उधर खोजबीन करने लगी। वहां पर एक स्कूटी मिली जो रंभा की ही थी। पुलिस ने स्कूटी की डिक्की खोलकर देखी तो उसमें रंभा का मोबाइल फ़ोन मिला। फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। जब मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर महिला और युवक दोस्तों की लंबी फहरिस्त देख पुलिस टीम हैरान रह गई। रंभा के फ़ोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी, पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह नंबर लाल बाबू का निकला जो केरल का रहने वाला था। पुलिस टीम उसके घर पहुंच गई लेकिन वह घर से फरार मिला। पुलिस वालों से पूछताछ करके आखिरकार पुलिस उसके पास पहुंच ही गई। लाल बाबू को हिरासत में लेकर पुलिस मुंबई लौट आई। लाल बाबू से थाने में पूछताछ की जानी थी, इसलिए सूचना पाकर डीसीपी सुगम मीना और एसीपी रितेश देशमुख भी थाना गढ़वा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के सामने थाना प्रभारी दयाल सिंह ने लाल बाबू से रंभा कुमारी के बारे में पूछताछ की तो पहले तो वह यही कहता रहा कि रंभा नाम की किसी महिला को नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जब व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी और रंभा की चैटिंग दिखाई तो वह सहम गया। वह चाहकर भी अपना झूठा नहीं छिपा सका। सख्ती से की गई पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि वह रंभा की हत्या कर चुका है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस चौंक गई। लाल बाबू से उसकी लाश के बारे में पूछा गया तो उसने बता दिया कि लाश यहीं के जंगलों में है। हत्या करने के बाद वह उसके सभी गहने और नकदी ले भागा था। पुलिस को किसी भी तरह रंभा की बॉडी बरामद करनी थी। उसे संशय था कि कहीं जंगली जानवरों ने सब को नष्ट न कर दिया हो। इसलिए पुलिस लाल बाबू को लेकर 11 जुलाई 2022 को जंगल में जा पहुंची। लेकिन जंगल में रंभा के केवल अस्थि पंजर और कपड़े मिले। उसका मांस जंगली जानवर नोच नोच कर खा चुके थे। मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस लाल बाबू को लेकर मुंबई लौट आई। पूछताछ करने पर लाल बाबू ने रंभा कुमारी की हत्या की जो कहानी बताई वह इस तरह थी। तीस वर्षीय लाल बाबू मूल रूप से केरल का रहने वाला था। उसके पिता का नाम लंबानंद था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। परिवार की माली स्थिति साधारण थी। जब उसके पिता का निधन हो गया तो घर की जिम्मेदारी लाल बाबू पर आ गई। वह रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ मुंबई आ गया और वहाँ की आनंद नगर में रहने लगा। मुंबई में रहते हुए उसकी मां ने एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया था। बहन जवान हुई तो उसने भी लव मैरिज कर ली। इसके बाद लाल बाबू ने भी अंतरजातीय विवाह कर अपना घर बसा लिया। समय गुजरता गया और वह 3 बच्चों का बाप बन गया। अपनी रोजी रोटी के लिए उसने एक पुरानी कार ले ली और लोगों को कार चलाना सिखाने लगा। उसके पास ड्राइविंग सीखने के लिए ज़्यादातर महिलाएं आती थी। व्यवहार कुशल होने के नाते अधिकतर महिलाएं उसके प्रभाव में आ जाती थी जो उसकी दोस्त बन जाती थी।
वह उनसे फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग किया करता था, जिसका असर उसके व्यवसाय पर पड़ने लगा था। यह बात जब उसकी पत्नी को मालूम हुई तो उसने उसे आड़े हाथों लिया। विवाद इतना बढ़ा कि उसे अपना कार ड्राइविंग का धंधा बंद करना पड़ा। इसके बाद उसे परिवार चलाने के लिए कोई काम तो करना ही था। उसने अपने जान पहचान वालों और दोस्तों से ब्याज पर पैसे लेकर लालबाग इलाके में एक टी स्टॉल शुरू कर दिया। स्टॉल पर वह बीड़ी सिगरेट भी बेचता था। रंभा उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करती ही थी, इसलिए 25 जून की सुबह अपने सारे गहने पहनकर घर से निकली। घर वालों से उसने कह दिया कि वह अपनी सहेलियों के साथ स्कूटी से साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है। 3 दिन में लौट आएगी। इसके बाद वह स्कूटी लेकर लाल बाबू द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई। लाल बाबू वहां पहले ही खड़ा था। वहां से लाल बाबू ने रंभा की स्कूटी संभाल ली और रंभा उसके पीछे चिपक कर बैठ गई। रंभा चली गई। ग्लैमर के चक्कर में दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए कब मुंबई से 50 किलोमीटर दूर निकल गए पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो वह जंगलों में पहुंच गए थे। लाल बाबू को अपनी योजना के अनुसार वह जगह उपयुक्त लगी। उसने स्कूटी एक तरफ खड़ी कर दी। इसके बाद उसने रंभा से फोटो सेशन के लिए तैयार होने को कहा। रंभा खुशी खुशी अपना फोटो सेशन कराने के लिए तैयार हो गई। सड़क से कुछ दूर जंगल में जाकर अलग अलग एंगल से उसके फोटो खींचने लगा। फिर लाल बाबू ने रंभा से 1-2 हॉरर फोटो खींचने के लिए अनुरोध किया। हॉरर फोटो सेशन करने के लिए लाल बाबू ने रंभा की सहमति से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उसके हाथ पर बांधकर फोटो खिंचवाने को कहा। रंभा उसके कहने के अनुसार करती रही। हाथ पर बांधने के बाद लाल बाबू ने उसके सारे गहने उतार कर अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने हाथ छिपा कर लाए गए तेज धारदार चाकू से रंभा कुमारी का गला रेत दिया। रंभा कुमारी की एक मार्मिक चीख निकलकर निर्जन जंगल में खो गई। रंभा की हत्या करने के बाद लाल बाबू ने उसका मोबाइल फोन स्कूटी की डिक्की में रख दिया। उसके हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर मुंबई की तरफ लौट पड़ा था। जंगल से कुछ दूर लाल बाबू ने पर्स से सारे पैसे निकालने के बाद उसे भी फेंक दिया। इसके बाद वह एक पान की दुकान पर रुका। वहां पर उसने एक सिगरेट पी। वहां से लाल बाबू अपने घर ना जाकर सीधे अपने टी स्टॉल पर पहुंचा। उस समय रात का 2 बजा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने रंभा की स्कूटी अपने टी स्टॉल के पीछे खड़ी कर चाकू टी स्टॉल के अंदर छिपा दिया। फिर वह निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 3 दिन निकल जाने के बाद रंभा कुमारी के लूटे गए गहनों में से 10 तोले सोने के गहनों को वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा कर रख आया। बाकी बचे गहनों को ज्वेलर्स के यहाँ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। इतना करने के बाद वह मुंबई शहर को छोड़कर केरल में अपने गांव निकल गया। लाल बाबू से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और रंभा के गहने बरामद कर लिए। उसे भारतीय दंड की धारा 302, 201, 363, 364 ए के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे मुंबई की जेल भेज दिया गया। आज वो किए गए करतूत की सज़ा काट रहा है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफ़ी शिक्षाप्रद लगा होगा।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।